हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग अपरिमेय संख्याएं यानी कि इरेशनल नंबर्स और इनकी संख्या रेखा पर निरूपण, फिर दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या निकालने की विधि और साथ ही साथ ये साबित करना कि कोई संख्या अपरिमेय कैसे है, इसके बारे में आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्याएं यानी इरेशनल नंबर्स क्या होती है। ऐसे तो हम लोग इसका परिभाषा पीछे की वीडियोज में भी देख चुके हैं। चलिए हम लोग इसको परिभाषित करते हैं। हम लोग लिख सकते हैं कि उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं जिसे P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सके जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसे हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि वे संख्याएं अपरिमेय कही जाती हैं जिन्हें P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ √2, 2 बाई √3, 6 बाई √2 माइनस का √7, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम लोग P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। आपको कि ये सब तो देखो ना, ये नीचे √3 है, ऊपर तो पूर्णांक है लेकिन नीचे पूर्णांक नहीं है, दोनों पूर्णांक ना होना चाहिए तो कहाँ हो रहा है, तो ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसे हम लोग ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, या में देखिए क्या, वे संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती यानी कहने का मतलब, अशांत का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, अनावर्ती यानी नॉन रिपीटिंग, ठीक है, होता है अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे अगर आप जैसे √2 की बात करो, दशमलव में मान निकालोगे, इसे देखो किस तरह से, भाग विधि से हम लोग पढ़े हुए 8 क्लास में, पेयर बना के ऐसे 0 0 0 देते हैं। यहाँ पर एक बार में एक आएगा, डबल 0 आएगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 4 पे रखेंगे तो 4 से ही गुना करेंगे तो 4 यहाँ रखेंगे 96, फिर 400 आएगा, फिर 400 4 घट के आया और फिर 2 0 आ गया ऊपर से। चलिए तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 28, एक बार में ले जाएंगे, एक बार में 281, 9 1 1 282 हुआ, फिर 2 0 उतरेगा, ठीक है। फिर हम लोग इसे 4 टाइम्स ले जाएंगे, ठीक है, 4 बार में 16 1 9 2 3 4 8 3 11। तो इसी तरह से हम लोग फिर इसमें और पेयर बना के 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें और 0 बढ़ाते जाएंगे, ऐसे ही दशमलव में मान आते जाएगा। तो अगर आपको निकालना होगा इसका √2 का, तो एक्चुअल में होगा कितना, तो वो हो जाएगा, इसके बाद देखो क्या आएगा, यहाँ 2 आएगा, फिर 1 3 5 6 2 3 7 3 इस तरीके से आता है। तो देखो ना, यहाँ 4 के बाद 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 के बाद 3 है, यहाँ 1 के बाद 4 था, यहाँ 3 के बाद 5 है, यहाँ 3 के बाद 7 है। तो ये देख रहे हैं ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये आगे कटते जाएगा, कभी भी ये टर्मिनेट नहीं होगा पूरी तरह से, ये हमेशा ऐसे ही चलते जाएगा। तो इसलिए इस तरह अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है।
अब अगर हम लोग बात करें कि आपके पास दो अपरिमेय संख्या है, जैसे √2 है और √3 है, इसके बीच में आपको कह दें कि 5 गो अपरिमेय संख्या लिखिए, तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अच्छा, हमने बताया हुआ है ना, लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में, संख्याओं के बीच अनगिनत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। एक्चुअल में अनगिनत परिमेय संख्याएं भी होती है, ये भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग अभी फिलहाल अपरिमेय संख्या के ही बारे में बात कर ले रहे हैं। चलिए देखिए, √2 का निकालेंगे तो लगभग 1.41 आएगा, मैंने 2 अंक तक लिखा है, इसका 1.73। ऐसे तो ये टर्मिनेट होगा नहीं, मैंने दशमलव के 2 अंक तक यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद इसके बीच में अगर लिखना होगा अपरिमेय संख्या है, तो जैसे मैं लिख दूंगा 1.4142 कर देता हूँ, इसके बाद वाली संख्या में चला जाता हूँ, 0 4200 43000, इस तरह से लिख दूंगा, या 42 कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा 1.440 4400 44000, मतलब आसान तानावर्ती रूप में लिख सकते हैं 1.441 4411 44111, तो इस तरह के से आप दिखा सकते हैं। ऐसे कई संख्याएं आप देख लीजिए ना, इसके बीच में ऐसे ही एक पैटर्न लेकर आप कई ऐसी संख्याएं लिख सकते हैं जो आसान तानावर्ती होंगी। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। चलिए अब हम लोग अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। ठीक है, चलिए देखते हैं संख्या रेखा पर उसे अपरिमेय संख्याओं को कैसे निरूपित किया जाता है। जैसे पहली मैं यहाँ पे एक संख्या लेता हूँ √2। अच्छा, ये हम लोग तो जान चुके हैं कि परिमेय संख्या को कैसे निरूपित किया जाता है ना। तो कैसे संख्या रेखा पर हम निरूपित करते हैं, और जो संख्या रेखा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं। यानी कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को आप संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं और उसके अनुरूप एक अद्वितीय बिंदु होता है। परिमेय संख्या के लिए भी एक अद्वितीय बिंदु होता है, यूनिक बिंदु होता है, उसी तरह से अपरिमेय संख्या के निरूपण के लिए भी एक यूनिक बिंदु होता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, यानी परिमेय को भी निरूपित कर सकते हैं और अपरिमेय को भी। चलिए तो मैं पहले एक अपरिमेय संख्या √2 को निरूपित करके दिखाता हूँ। हमने यहाँ पर एक संख्या रेखा ले ली, ठीक है, यहाँ हमने O इंगित किया जो यहाँ 0 को सूचित कर रहा है। 0 आप समझ रहे ना, 0, इसके इधर 1 2 3 ऐसे, इधर -1 -2, ठीक है। ये जो O बिंदु है वास्तविक संख्या 0 को सूचित कर रहा है। हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर यहाँ कॉर्नर पर लिख देते हैं कि 2 सेंटीमीटर बराबर में है 1 इकाई, यानी कहने का मतलब हमारा यूनिट क्या है, 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई का। तो हम लोग यहाँ से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर एक पॉइंट ए दे देते हैं, तो यानी ये 1 यूनिट होगा। और इस पर हम लोग एक परपेंडिकुलर ले लेंगे, वो भी आपका एक ही यूनिट का होगा, यानी 2 सेंटीमीटर का होगा। यहाँ पर पॉइंट बी देते हैं। अब हम लोग O से यहाँ B को मिला देते हैं, इस तरह से O से B को मिला देते हैं। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि अब प्रकाल का नोक यहाँ O बिंदु पर और पेंसिल का नोक B बिंदु पे, और यहाँ से हम लोग एक OB लंबाई वाला एक चाप ऐसे खींच देंगे। और ये आपका ये जो बिंदु होगा इसे हम लोग C से निरूपित करते हैं, और C ही किसको रिप्रेजेंट करेगा, √2 को। ऐसा कैसे, चलिए इसको साबित करके देख लेते हैं। त्रिभुज AOB में, इस वाले में OB इक्वल टू में क्या हो जाएगा, √OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर लिया है, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √2 आ जाएगा। तो ये वाला OB जब √2 हुआ, और इसी समान चाप का हमने ये OC भी ले लिया है, यानी OC इक्वल टू में OB इक्वल टू में √2। तो OC यहाँ से यहाँ डिस्टेंस √2 हुआ, और ये आपको वास्तविक संख्या 0 को निरूपित कर ही रहा है, तो यानी ये √2 को रिप्रेजेंट करेगा।
अच्छा मान लीजिए आपको √3 का दिखाना होगा, तो पहले √2 का खींच लेंगे और उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। देखो क्या करेंगे हम लोग, ऐसे ही √2 का खींच लेंगे और क्या करेंगे, और फिर अब हम लोग क्या करेंगे कि इस बी पर परपेंडिकुलर ले लेंगे, वो भी आपका 2 सेंटीमीटर का यानी 1 इकाई का, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे और इस बिंदु को हम लोग मान लेते हैं कि ये डी बिंदु है, ठीक है, डी बिंदु है। अब ये ओडी को निकाल के देखो, तो अब चलेंगे त्रिभुज बीओडी में, तो ओडी इक्वल टू में हो जाएगा √OB का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, 2 + 1 यानी कि √3 हो जाएगा। तो यह लेंथ जो देख रहे हैं OD, ये √3 हो गया। अब परकाल का नोक यहाँ रखिए, पेंसिल का नोक D पर रखिए और इसी पे एक चाप खींच दीजिए जो कुछ इस तरह से गिरेगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका √3 को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये जो चाप OD है वही चाप आप OE लिए है, तो OE किसके इक्वल हो जाएगा, OD के, यानी आप कह सकते हैं कि ये √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे E बिंदु। तो इस तरह से हम लोग √2 का, √3 का, अच्छा अगर मान लो √4 का, तो √4 यानी कि 2 ना हो गया वो, तो 2 हो गया, तो इस पे एक परपेंडिकुलर लेंगे 1 यूनिट और फिर ऐसे मीट करके ऐसे बढ़ा देंगे। √5 का, तो उस पे एक परपेंडिकुलर लेंगे फिर ऐसे मीट करके ऐसे, सेम यही काम करते रहेंगे, है ना, एक एक ऐसे ट्रायंगल फॉर्म करके बना सकते हैं। अच्छा अगर मान लो √5 का डायरेक्ट हमें खींचना है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो √5 के लिए देखिए हम लोग फिर से एक संख्या रेखा ले लेते हैं, ठीक है, और इस पर यहाँ हम लोग लिख देते हैं कॉर्नर पे कि हमारा 2 सेंटीमीटर जो है 1 इकाई के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे O बिंदु जो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि 2 सेंटीमीटर नहीं लेकर 4 सेंटीमीटर ले लेंगे, यानी कि 2 इकाई ले लेंगे। 4 सेंटीमीटर यानी कि 2 इकाई हमने ले लिया और फिर हम लोग A पर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे 1 इकाई का यानी कि 2 सेंटीमीटर का। इस बिंदु को B नाम देकर O से B को मिला देंगे, ठीक है। चलिए अगर हम लोग अब OB की बात करेंगे तो OB देखिए √OA का स्क्वायर प्लस में AB के स्क्वायर के इक्वल होगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √4 प्लस का 1 है, √5 है कि नहीं, ये √5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी किसी समान चापे परकाल का नोक या पेंसिल का नोक रख के ऐसे घुमा देंगे तो ये √5 को रिप्रेजेंट करने लगेगा। समझ गए ना, यहाँ पर क्यों, क्योंकि समान चाप है तो OCOB के इक्वल हो जाएगा, यानी √5 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग प्रत्येक अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। मान लीजिए रूट के अंदर डेसिमल में दिया हो तो उस तरह की संख्या को निरूपित करने के लिए एक अलग विधि है, चलिए उसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग एक संख्या लेते हैं, यहाँ पर √, मान लो हम लोग ले लेते हैं 6.3, इसको हमें निरूपित करना है। तो अब की बार हम लोग इकाई छोटा कर लेते हैं, हम लोग लिख देते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है हमारा 1 इकाई के बराबर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग संख्या रेखा ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ O ले लेते हैं, यहाँ से हम लोग 6.3 सेंटीमीटर मेजर करके एक पॉइंट A लेंगे। ये क्या है, 6.3 सेंटीमीटर यानी कि 6.3 इकाई हुआ। यहाँ से हम लोग 1 इकाई बढ़ाकर एक बिंदु B ले लेंगे। हर एक कंडीशन में ध्यान करें, जितना का कहेगा उसको इतना खींच के और फिर 1 इकाई आपको बढ़ा लेना। अब इस OB का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। बाइसेक्टर आप समझते हैं कैसे ड्रॉ किया जाता है, तो इसके OB का बाइसेक्टर यानी कि परकाल का नोक यहाँ रख के ऊपर ऐसे कट करेंगे, नीचे ऐसे कट करेंगे, फिर B पर रख के इधर कट होगा, इधर कट होगा। तो इनको ज्वाइन करने पे जो खींचेंगे ना, इसी को हम लोग बाइसेक्टर कहते हैं। मेरा थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, आप प्रकाल से खींचोगे ना तो आपका सीधा बनेगा और सही बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग OB का बाइसेक्टर खींचेंगे, आप है ना, समद्विभाजक खींचेंगे, समद्विभाजक खींचेंगे। इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, मान लीजिए इसको D नाम दे देते हैं। अब इस D बिंदु को मूल बिंदु मानते हुए OD त्रिज्या वाला एक अर्धवृत्त ऐसे यहाँ पे हमें खींचना होगा, कुछ इस तरह से अर्धवृत्त खींच देंगे और A पर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर इस तरह से खींच देंगे जो से ये आपके अर्धवृत्त को टच करेगा या परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इस बिंदु को कुछ नाम देते हैं, मान लेते हैं C देते हैं। अब ये AC जो आप देख रहे हैं, AC जो
AC में ए पे परकाल का नोक और C पर पेंसिल का नोक रख के हमने क्या करना होगा, यहाँ पर एक हमें चाप खींच लेना होगा इस तरह से। परकाल का नोक या पेंसिल का नोक ऐसे चाप खींच देंगे और इस बिंदु का नाम E दे देते हैं। ये जो रिप्रेजेंट करेगा यही आपको रिप्रेजेंट करेगा किसको, तो ये रिप्रेजेंट करेगा √6.3 को। और जहाँ a जो होगा, a आपका वास्तविक संख्या 0 को सूचित करेगा। थोड़ा इसको अब थोड़ा समझ लेते हैं कैसे हुआ इसके बारे में। हमने देखा यहाँ पर कि OA आपका 6.3 इकाई है, AB आपका 1 इकाई है, तो OB कितना हो जाएगा, तो OA और AB के सम के बराबर, यानी 6.3 और +1 7.3। अच्छा, अब हमने OB का बाइसेक्टर खींचा था, तो OB का बाइसेक्टर खींचा था तो वह OD और BD होगा, और जो कि इक्वल हो जाएगा किसके हो जाएगा, तो हाफ हो जाएगा OB के, यानी कि OD इक्वल टू BD इक्वल टू 1/2 ऑफ 7.3, यानी OD इक्वल टू BD इक्वल टू, यहाँ पे 7.3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में लेके जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3, यहाँ 1 आएगा और 13, तो यहाँ 6.65, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ हो गया आपका कितना 3.65। तो एक काम करते हैं, अगर हम लोग इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन करते हैं, ये डॉटेड में ज्वाइन करो, आपको समझाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, बस इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो देखो ये DB जो है, DB इक्वल टू DC हो जाएगा, है ना, समान त्रिज्या इसलिए दोनों बराबर होगी, 3.65 समान त्रिज्याएं होंगी ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए, अगर हम लोग DB के वैल्यू की बात करें तो DA का वैल्यू की बात करें तो DB का वैल्यू आपके पास कितना है, 7.3 है, तो DA नहीं 3.65 है, DA का वैल्यू निकालना है तो आप DB में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे AB को, यानी कि 3.65 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 को, यानी कि DA यहाँ से आ जाएगा आपका 2.65। ये कितना हो गया 2.65, ये कितना हो गया आपका 3.65। अगर इसी में अब इन ट्रायंगल ACD इसमें चलेंगे और अगर हमें AC निकालना है तो √अंडर आपका क्या हो जाएगा DC का स्क्वायर माइनस में DA का स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व यहाँ पर कर देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखिए √अंडर DC कितना है 3.65 का स्क्वायर और DA कितना है, ये 2.65 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, तो 3.65 इंटू 3.65 करेंगे ना जी, तो क्या आ जाएगा 3.65 इंटू 3.65 आ जाएगा 13.3225 माइनस यहाँ पर देखिए 2.65 इंटू में 2.65 करेंगे तो आपका आ जाएगा 7.0225। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा जी, क्या आ जाएगा, तो जो हमें निकालना था √अंडर 6.3 आ जाएगा। तो √अंडर 6.3 कौन हो गया, AC हो गया। तो जब AC का लेंथ 2.6 √अंडर 6.3 हुआ तो AE के इक्वल होना है, क्योंकि वो दोनों तो समान चाप है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि AE इक्वल टू में AC इक्वल टू में √अंडर 6.3। तो जहाँ O वास्तविक संख्या 0 को सूचित करेगा, सॉरी O नहीं ना, A ना, A को ना लिए हुए हैं, A, हाँ A वास्तविक संख्या 0 को सूचित करेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। और तथा E √अंडर 6.3 को, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान क्या कहलाता है। चलिए इसको देख लेते हैं, लिख सकते हैं वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ
रियल नंबर्स। ठीक है, क्या होता है निरपेक्ष मान, चलिए इसको समझते हैं। मान लेते हैं, माना ए कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या यानी कि ये परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकती है। तो संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर एक, संख्या रेखा पर एक ऐसा बिंदु होता है जो संख्या ए के संगत बिंदु है। मैंने इसी के अकॉर्डिंग, जो वास्तविक संख्या है उसी के अकॉर्डिंग एक संगत बिंदु होता है। इस बिंदु की, इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी को ए का निरपेक्ष मान कहते हैं, निरपेक्ष मान कहते हैं, तथा इसे मोड ए से सूचित करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर संख्या रेखा ले लेता हूं और संख्या रेखा पर मैं यहां पर, जैसे देखो 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3, मैं यहां पर एक संख्या लिखता हूं माइनस का 7/2, यानी ये माइनस का 3 इंटीजर 1/2 होगा, तो वो कुछ यहां होगा, ये ना होगा जी, है ना जी। तो यहां से मूल बिंदु की जो दूरी होगी, यहां से यहां तक मूल बिंदु की दूरी कितनी होगी, 7/2, 7/2 होगी। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोड में -7/2। देखिए मोड क्या करता है, हर एक वैल्यू को धनात्मक कर देता है। इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, 7/2 के, क्योंकि चूंकि ये दूरी है ना जी, है ना। निरपेक्ष मान क्या है कि मूल बिंदु से उस संख्या रेखा पर स्थित उस बिंदु की दूरी होती है, और दूरी हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए हम लोग यहाँ मोड में लिए हैं। क्योंकि मोड के बारे में जानते हैं कि किसी भी निगेटिव हो या पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव कर देता है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए अगर आपका दिया हो माइनस का 2.5, तो इस प्लस को प्लस का कर देगा, और प्लस का भी 2.5 दिया है तो प्लस में ही रहने देगा। ठीक है, तो मोड का ये रूल होता है। इसके बारे में डिटेल में 11th क्लास में पढ़ना है। फिलहाल हम लोग ये जान लें कि मोड में देने से का मतलब क्या है कि वो वैल्यू को धनात्मक कर देता है, क्योंकि दूरी है तो हमें पॉजिटिव लेना ही है, समझ गए ना। तो जो निरपेक्ष मान होता है या तो 0 आएगा, यानी कि दूरी 0 होगी, या 0 से हमेशा ग्रेटर आएगा, यानी कि निरपेक्ष मान जो होगा वह 0 और 0 से ग्रेटर होता है, 0 होता है या 0 से ग्रेटर होता है, निगेटिव में कभी आएगा ही नहीं। समझ रहे ना बात को। आप ऐसे लिख सकते हैं कि मोड ए इक्वल टू में, मोड ए हो जाता है कब, जब ए 0 से ग्रेटर हो या इक्वल हो, और मोड ए माइनस का ए हो जाता है कब, जब ए 0 से लेस देन हो। आप कहोगे सर ये निगेटिव क्यों दे दिए, देखो जब ए 0 से लेस देन होगा, देखो बात को समझो, अगर मैं यहाँ पे मोड में लिख दूं -5, तो यहाँ क्या देख रहा हूं कि अगर ए 0 से लेस देन है तो माइनस ए हो जाएगा, तो माइनस ए की जगह पे -5 है, आगे कि नहीं प्लस में। तो ये चीजें आप ध्यान रख सकते हैं, अच्छा कंसेप्ट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही। अब सीधे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज में चलेंगे और क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपका है भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशंस। तो तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir
.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।